गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आर्यन पॉटर आर्यन कोचिंग क्लासेस से। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल विज्ञान 2019 का 824 वीजे पेपर लगवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि 200 वोल्ट, पहले का कहा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट ऑब्लिक 100 वाट। तो यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो पहले कितने बाद में 100 पे प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं, प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। अभी यह है रेटिंग उसकी। तो देखो क्या क्या वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट 100 वाट। तो वोल्ट दिया है तो मतलब V1 दे दिया, V1 कितना दे दिया 200 वोल्ट, और ये 100 वाट दे दिया है P1 100 वाट। ठीक है, अब एक सूत्र होता है कि इसमें आर निकालें, आर हमारी चेंज नहीं होगी इसमें के लिए भी उसके लिए, क्योंकि बल्ब एक ही है। तो सूत्र होता है हमारा P1 बराबर V1 स्क्वायर बट्टे आर। अगर आर निकालेंगे तो आर यहाँ पहुंच जाएगी, तो आर बराबर हो जाएगा V1 स्क्वायर बट्टे P1। और V1 कितना दिया है हमारा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट ये है, 200 का होल स्क्वायर कर देंगे। और P1 कितना दिया है 100 वाट, 200 का करेंगे 200 दो दूनी 4, और दो चार जीरो, और नीचे डिवाइड बाई 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो आर कितना आ गया 400 ओम। प्रतिरोध हमारा 400 ओम आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये V2 दिया है, V2 मतलब अगर 100 वाट होगी तब खर्च कितनी होगी, सॉरी 100 वोल्ट होगी, तो 100 वोल्ट में निकाल देते हैं। तो लगाएंगे ये सूत्र, P2 बराबर V2 का स्क्वायर बट्टे आर, आर चेंज नहीं होगी, आर जो निकली है इसकी, तो V2 कितनी है 100, 100 का स्क्वायर बट्टे आर कितनी निकली है, आर ये 400। तो 100 का स्क्वायर 10000 और अपन 400, दो जीरो से दो जीरो, चार दूनी 8, चार पन्ना 20, तो P2 हो गई बेटा 25 वाट। तो आंसर कितना आ गया, पहले के का 25 वाट, पहले का 25 वाट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सही है 25 वाट। ठीक है, ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P पर, अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव P पर, अच्छा ये उत्तल दर्पण बना लिया हमने। अच्छा ये हम क्या, उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार, सीधी बात, पहले एक चीज हम बता ही चुके हैं कि अगर दर्पण कैसा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण पर जो आएगा वो हमेशा आभासी एवं सीधा आता है, और कहाँ बनता है दर्पण के पीछे। तो इसके तो कोई ज्यादा सोचने की बात ही नहीं, सीधी सीधी लगा दो। फर्स्ट दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच, P और F के बीच, P और F के बीच जैसा बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण जहां भी आ जाए वहां उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सभी में आभासी, उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी, सीधा, ये क्वेश्चन है, मतलब विकल्प है। तो याद रखो आभासी और सीधा आ रहा है तो विकल्प के अनुसार इसे लगा देंगे, आभासी और सीधा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ग, पहले का ग। ग क्वेश्चन ये है कि निर्वात है प्रकाश की चाल, अच्छा निर्वात में प्रकाश की चाल दी है बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी है, ये है तुम्हारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, प्रकाश की चाल पूछ रहा है। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, अपवर्तनांक दिया है सीधे, अपवर्तनांक 1.5 ये दिया है अपवर्तनांक। ठीक है, तो निकाल दो। हम क्या जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये तो होता है हमारा, हमने पढ़ाया था तुम्हें। n बराबर निकालें तो निर्वात में प्रकाश की किसी भी में निकालें तो पहले निर्वात पर लिखेंगे और नीचे कांच में प्रकाश की चाल निकाल देंगे। अपवर्तनांक n बराबर कितना दे दिया 1.5 बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी 3 × 10⁸ कांच में निकालवा रहा है, कांच का मतलब सी जी, जी मतलब ग्लास, कांच में निकालना है। इसके नीचे एक माने कैसे का गुणा कर दो, तो सी जी बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 1.5 का मतलब है आधा, या पॉइंट हटाएंगे बढ़ा देंगे 0, 15 दूनी 20, तो सी जी बराबर मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई, तो इसमें कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, गा का चौथा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक आरेख बना के दिया है इन्होंने, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम दिया है, और ये 0.5 ओम दिया है, यहाँ ए है और बी। तो पूछ रहा है ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। अब देखो हमने ये दो वाला है, सिंपल जो दो वाला है सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं। इसे करने के लिए कैसे करते हैं, आर समांतर में, ये समांतर में ही तो है, तो 1 × 1, ऊपर इन दोनों को गुणा लिख देते हैं और नीचे से ही जोड़ के लिख देते हैं, 1 + 1, ऊपर वाला गुणा में नीचे वाला जोड़ के, दो के कंडीशन में। वैसे तो पैरेलल वाले सब फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन ये दो है ना, दो के लिए यही सही है सिंपल से। 1 1 में 1 और 1 दूनी 2, इसे काट देंगे तो ये 2 पंजे 10, तो 0.5 ओम आ गया ये यहाँ से यहाँ तक का। अब एक इसका क्षेत्र चेंज कर देंगे, ए बी, देखो इन दोनों को मिला के कितना आया है 0.5, तो 0.5 लिखेंगे ओम, और ये वाला भी 0.5 ओम है ये पहले से। अब ये क्या है, श्रेणी क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम के सूत्र क्या होता है, आर बराबर R1 + R2, तो R1 कितना आ गया 0.5 और ये भी 0.5, 0 मतलब 50 50 100, और दूसरे के बाद 1 ओम आ गया इसका, रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया 1 ओम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्ट दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्ट दोष, दूरदृष्ट दोष किसे कहते हैं।
एक चीज़ हमने बताई थी दूरदृष्टि में कि मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें क्या दूर की वस्तु कैसे दिखाई दे, बिल्कुल साफ दूर दृष्टि कर रहा है, दूर तक उसकी दृष्टि है, दोष बाद में आ रहा है, तो दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की जो पास की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती। तो मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई दे किंतु पास की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती, तो ऐसे दोष को कहते हैं हम दूरदृष्टि दोष। याद रहेगा, दूरदृष्टि दोष किसे कहेंगे? ऐसा दोष जिसमें मानव को दूर की वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो ऐसे दोष को कहते हैं हम दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष को दूर कैसे करेंगे, इसका कारण क्या है, तो ऐसे समझ लो कि कोई एक ये कोई मानव नेत्र है, मान लो, सपोज कर लो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो कि ये मानव नेत्र है और यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसे करके जाएगी, नेत्र लेंस पे पड़ेगा। नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है? द्विफॉक्सी लेंस, याद रखना, इसमें जो प्रयोग होने वाला लेंस होता है द्विफॉक्सी लेंस, इस पे पड़ेगी और इसके सीधे जाके बाहर काटेगी, बाहर मिलता है। तो जबकि इसे काटना चाहिए हमारा रेटिना का, रेटिना पे अगर काटते तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन रेटिना से भी बाहर काट रहा है। तो हम क्या करें, इसके लिए एक उत्तल लेंस लगा दें, यहाँ पे लगा दें उत्तल लेंस, यहाँ पे देख लो दूसरे चित्र में, ये है। अब इसके लिए ये कट जाएगी, इसके लिए यहाँ एक उत्तल लेंस लगा दें। तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करता है, तो यहीं से इकट्ठा करना चालू कर देगा, ये इकट्ठा होगा, यहाँ इकट्ठा होगा और यहाँ से कटेगी तो सीधे ये सॉरी रेटिना पे कटेगी, कहाँ कटेगी? रेटिना पे। तो हमें बस का प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। तो किस क्या लगाया हमने? उत्तल लेंस। तो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा के हम दूरदर्शी दोष को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन ये दिया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखो, हमने पहले ही बताया था कि अपने पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल है जिससे का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश प्रकीर्णित होता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन होने की अपेक्षा क्या होता है, ये जो बैंगनी रंग या नीला रंग है इनका क्या होता है, अधिक ज्यादा प्रकीर्णित, मतलब ज्यादा वो होते हैं, विचलन होता है। तो ये सबसे ज्यादा हमें यही दिखाई देते हैं, किसके कारण? वातावरण और पर्यावरण के कारण। पृथ्वी पर पर्यावरण होने के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। जब किसी का कहीं और देखेंगे जहाँ पर्यावरण नहीं है तो वहाँ अंतरिक्ष से प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला, सॉरी, अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देगा जहाँ पर्यावरण नहीं होता। तो यहाँ पर्यावरण के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट गामा क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट, ये एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है इन्होंने 0.5 ओम। तो इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान बताइए। अधिकतम धारा के लिए एक सूत्र होता है, पहले ही बताएं, ये भी ठीक है, पहले बता चुके हैं। आई मैक्स मतलब अधिकतम धारा, आई मैक्स माने अधिकतम, आई माने धारा, तो क्या होता है? ई वट्टे आर, ई वट्टे आर। तो ई का मतलब क्या होता है? 1.5, 1.5 वट्टे 0.5, इससे डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितने बार चढ़ा जाएगा? 0 पॉइंट मतलब 3 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गएगा तो 5 थी 15, तो 3 एम्पियर की धारा होगी। आई मैक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। तो अधिकतम कितनी धारा किसी सेल से गुजरेगी? 3 एम्पियर की, जब उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करते हैं? कार सहित बताइए। देखो बेटा, जो वाहनों के पीछे जो लगे होते हैं, जो दर्पण लगा होता है, तो उसमें हम कौन सा करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी और सीधा। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्या बेटा? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, इसलिए। और अगला क्वेश्चन देखिए कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के चलो कोई नहीं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, पहले लिख लो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर दिया है, एफ बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष की लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अच्छा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। यू बराबर कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात है, ये उत्तल लेंस बोल रहा है, उत्तल लेंस बोलेगा तो उत्तल लेंस में जो दूरी होगी वस्तु की वो क्या मिलेगी? माइनस में वी निकाल लो पहले, उसके बाद उसको निकालेंगे। तो वी निकालने के लिए निकालते हैं, भी निकालो। तो एक सूत्र होता है हमारा लेंस सूत्र, जो हम पहले ही कराए। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/एफ बराबर 1/वी माइनस 1/यू, ये तो होता है ना लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र के में रख दो, देखते हैं। तो एक क्या क्या दिया है? एफ दिया है 1/10, और यू इधर ला के क्या हो जाएगा? प्लस का 1/यू बराबर 1/वी। तो 1/10 प्लस 1/यू की जगह माइनस के 20 बराबर 1/वी। लासा ले ले बेटा 20, या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, लासा ले लो 20, वहाँ ले ली, 2 10 10 दूनी 20, और जब ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगी? माइनस, तो 20 एकम 20 बराबर 1/वी। तो 2 में से एक गया 1/20 बराबर 1/वी। तो वी बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर प्लस के 20 सेंटीमीटर आ गई इसकी प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें निकालनी है कि ये मतलब कहाँ बनेगा, तो देखते हैं। तो एम बराबर हम पढ़े हैं I/O बराबर V/U। तो देखो यहाँ देखो, ये देखो आई कितना है? आई निकालना है हमें, क्या निकालना है? आई निकालना है कि प्रतिबिंब की लंबाई। वो वस्तु की लंबाई हमने दे दी है, शुरुआत में दे दी थी कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। हाँ, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। तो I/5 बराबर वी, वस्तु की दूरी कितनी है? वी प्रतिबिंब की दूरी है 20, और यू वस्तु की दूरी कितनी? माइनस के 20, ठीक तो थी। अब काट दो, 20 एकम 20 माइनस 1, तो I/5 बराबर माइनस 1, एक के नीचे गुणा कर देंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 5। अब माइनस की आ रही है तो कहाँ बनना? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो इसका इसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगी? तो यहाँ लिख दो, प्रतिबिंब की दूरी आ गई कितनी? 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक, क्योंकि उल्टा बनना है तो वास्तविक, और कैसा है? उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा।
अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक ओम का नियम बताइए। तो ओम का नियम हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो उसमें जो उत्पन्न विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है। जैसे किसी यही है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, भौतिक अवस्थाओं का मतलब ये होता है कि ताप दाब इत्यादि परिवर्तन न किया जाए, डिस्टेंस में परिवर्तन न किया जाए। तो अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर मतलब वी और धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत। अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उसमें विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है। ये का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तब ये कांस्टेंट हमें मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर हम 10 कर रहे हैं तो हर कंडीशन में हमें 10 कब मिलेगा, अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और करंट को ना बढ़ाएं। जैसे वोल्टेज का मान 10 ले लिया, 100 ले लिया, ठीक है, और करंट का मान हमने 10 ले लिया, तो 10 100 10 मिल गया। अगर हम वोल्टेज का मान 200 कर दें और करंट का मान ना बढ़ाएं तो ये 20 नहीं हो जाएगा। और नियत का रहा, नियत का मतलब ये होता है कि हर कंडीशन में हमेशा समान रहे। तो अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है। उसका एक ग्राफ मिलता है, वो कैसे मिलती है, सीधी रेखा। वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ मिलेगा वो कैसी, एक सीधी रेखा मिलेगी। क्यों, कि अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान भी बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाए तो करंट का मान भी बढ़ता जाएगा, तभी हमें एक नियत मान मिलेगा। तो आगे कह रहा है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता हमने बताया कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, ये फोकस दूरी है, इसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, या किसी लेंस की क्षमता माइनस के 2 डायोप्टर, माइनस के 2 डायोप्टर दिया, माइनस के 2 और 1 बट्टे फोकस दूरी पूछा है, फोकस दूरी पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो f बराबर 1 बट्टे माइनस के 2। अब एक ये काय में मीटर में और सेंटीमीटर में लेंगे तो ऐसे क्या करते हैं, एक मीटर में क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 बटे माइनस 2, तो उसे काट देंगे तो f बराबर है माइनस के 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कैसे आ गई, माइनस के 50 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस की आ रही है। तो फोकस दूरी किसकी आ रही है अभी, माइनस की। और जब हमने कि जब फोकस दूरी माइनस की होती है तो लेंस कैसा होता है, अवतल। कैसा होगा, अवतल। तो अवतल लेंस होगा और माइनस की फोकस दूरी आती है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट इस बार थोड़ा हो जाएगा तो खत्म है फिजिक्स का पोर्शन। तो देखो लेंस की क्षमता का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब और एक वाटर पंप को उसी सप्लाई की फ्यूज दर्शाते हुए परफेक्ट खींचिए। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो हमारे घर में जो सप्लाई कितनी आ रही है, 220 वोल्ट। तो ऐसे समझो ये कितनी सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई आती है। पर पता नहीं बनाना है, एसी सप्लाई 220 वोल्ट आ गई। ऐसे एक फ्यूज लगा दो यहाँ पे, क्या लगा दिया, फ्यूज। ये लग गया बेटा फ्यूज। और जितने भी हमारे घर में उपकरण लगे होते हैं वो सब समांतर क्रम में लगे होते हैं। कैसे लगे होंगे, समांतर क्रम में। तो जो उपकरण हमारे लगे होंगे वो सभी कैसे होंगे, समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो देखो कहने का मतलब ये है कि समांतर क्रम में लगा दो, क्या लगा दो, घर में एक पंखा, अच्छा 3 मीटर मतलब फ्यूज की गणना कीजिए, नहीं वाटर पंप मीटर के साथ, मीटर भी लगाना तो मीटर भी लगा दो, 220 वोल्ट की सप्लाई है, मीटर ये लगा दूँ यहाँ पे। हमारा क्या लग गया है, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर लग गया। तो अब सबसे पहले इसमें जोड़ दो, हम क्या जोड़ दें, एक पंखा, एक पंखा जोड़ दो। तो ये जुड़ गया हमारा एक पंखा, पंखा जुड़ गया एक पंखा, क्योंकि एक ये हो गया फेज और ये न्यूट्रल एनर्जी मीटर से। और ये फेज वाले का में ही क्या जोड़ते हैं हम, फ्यूज। तो फेज और न्यूट्रल, फिर इसके बाद आया हमारा एक पंखा, 3 बल्ब। यहाँ पे स्विच, स्विच भी जोड़ो, जैसे हम फैन को बंद या चालू कर सकें। अब एक पंखा के बाद 3 बल्ब, 3 बल्ब जोड़ने हैं तुम्हें, 1 2 3, 3 बल्ब और इन्हें सबको स्विच द्वारा जोड़ दो, मतलब ये चटकनी लगा दिया, इसे हम बंद या चालू कर सकें। 3 बल्ब और एक वाटर पंप, एक वाटर पंप जोड़ दो, एक वाटर पंप, WP वाटर पंप जोड़ दिया हमने, एक वाटर पंप। बस हो गया ये परिपथ आरेख खिंचवा, ये हो गया हमारा परिपथ आरेख। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर इस फ्यूज की जगह हम क्या लगा दें, फ्यूज की जगह क्या लगाएं, एमसीबी, एमसीबी। तो देखो फ्यूज एक बार खराब होने के बाद उसे बिल्कुल चेंज ही करना पड़ता है, फ्यूज एक बार खराब होने के बाद बिल्कुल उसे चेंज ही करना पड़ेगा, नया फ्यूज लगाना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी क्या होती है कि एमसीबी को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती, उसे एक बार कट कर देती है लाइन को, तो फिर से उसे को हम ऑपरेट कर सकते हैं। एमसीबी को दूसरा फ्यूज लगाने की, दूसरी एमसीबी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, एमसीबी जाके फिर से उड़ा देते हैं, ऐसे फॉल्ट सही हो जाता है वैसे। लेकिन फ्यूज हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि फ्यूज हमारा जल जाता है, मेटल का बना होता है। तो ये परिपथ आरेख हो गया, तो फ्यूज और एमसीबी मतलब हो गया। अब अगला अथवा है सीखा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम समझाइए और उसके सिद्धांत पर आधारित डायनामो का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हमने बताया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है कि अगर किसी बंद कुंडली में क्या मतलब किसमें परिवर्तन करें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। अगर किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, एक बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं चुंबकीय फ्लक्स में, तो क्या होगा, एक प्रेरित ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। ये नियम है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम। द्वितीय नियम यह है कि अगर किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो हमेशा उस कारक का विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया है, मतलब जिसने इसे बनाया है उसी का विरोध करेगी। इसे लेंज का नियम भी कहेंगे। लेंज का नियम क्या पे आता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आता है। इन बातों को याद रखना होगा। और इसी के साथ ये फिजिक्स का पेपर तुम्हारा खत्म हो गया। तो धन्यवाद।